सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा समाचार प्लस के ऑफिस पहुंचे। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से लेकर चुनाव लड़ने की इच्छा को लेकर कई सवालों के जवाब भी दिए। सीएम गहलोत के ओएसडी से बात की समाचार प्लस संवाददाता राखी सिंह ने। से लेकर के दिल्ली तक फिलहाल एक नाम जो है वो जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, वो नाम है लोकेश शर्मा। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, जिनका नाम फिलहाल सबकी जबान पर है। कारण चाहे फोन टेपिंग का मामला हो या फिर उसके साथ साथ उनका चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं को लेकर यहाँ बाजार गर्म है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि सेंट्रल वॉर कमेटी रूम का उन्हें सदस्य भी बना दिया गया है, तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में, बहुत सारे सवाल जनता के मन में, और उन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ यहाँ हमारे पास मौजूद हैं ओएसडी लोकेश जी। उन्हीं से हम बात करते हैं और तमाम सवालों का जवाब हम उन्हीं से लेते हैं। वेलकम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद वापस समाचार प्लस राजस्थान में आ रहा है। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये चैनल अपनी जो शिखर है उस पर पहुँचे और राजस्थान के वासियों को ये एक ऐसा न्यूज़ प्रदान करे जिसे हम कहते हैं कि पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए अपना काम करे और जनता जो चाहती है, जनता को जो वास्तविक न्यूज़ चाहिए वो उन्हें प्रदान करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर विशेस। सर, सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों की चर्चा में है कि फ़ोन टेपिंग का मामला, आप इसको लेकर अभी दिल्ली भी जाकर के आए हैं, कई बार आपकी वो पूछताछ वहाँ पर जो की गई है। 2020 से अब आज 2023 आ गया है, लेकिन अभी भी ये निरंतर आगे जारी है। क्या था ये मामला और कहाँ आप खुद को देख पा रहे हैं अभी? देखिए, सीधे तौर पर जो बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि फ़ोन टेपिंग की मैंने हमेशा से इन्हें खारिज किया है कि फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में जवाब सरकार दे सकती है कि वो फ़ोन टेप हुए थे या नहीं हुए थे। मेरे पास जो ऑडियो क्लिप्स आए थे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे और उन ऑडियो क्लिप्स में एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। पैसों के लेन देन की बात करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी गई है उसको खरीद फरोख्त करके गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं उस षड्यंत्र को मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाऊं और उन लोगों को बेनकाब करूं जो हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। वो मैंने काम किया। मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मीडिया के माध्यम से उन ऑडियो क्लिप्स को सभी लोगों तक पहुँचाया और इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि अगले दिन जब वो ऑडियो सर्कुलेट हो गए, उसके बाद जो लोग भी इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में शामिल थे उनको बैकआउट होना पड़ा। सरकार ने एसओजी के माध्यम से या एसीबी के माध्यम से जो भी केसेस वगैरह दर्ज करवाए। आगे का घटनाक्रम पूरे प्रदेशवासियों को पता है कि किस तरह से वो चेहरे बेनकाब हुए जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। तो मैंने सीधे तौर पर ये कहा कि फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऑडियो सर्कुलेट किए ये मैंने पहले दिन भी स्वीकार किया था और आज भी स्वीकार कर रहा हूँ कि प्रदेश के हित में, जनता के हित में मैंने ऑडियोज़ को सर्कुलेट किया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसमें आवाज़ किसकी है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियोज़ को सर्कुलेट किया। ये काम जांच एजेंसीज़ का था कि वो तय करें इन ऑडियो क्लिप्स में जो वार्तालाप है उसमें वॉइस किसकी है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 8 महीने बाद प्रदेश से चुने हुए सांसद जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनको ये महसूस हुआ कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन्होंने मार्च 2021 में, यानी घटना के लगभग 8 साढ़े 8 महीने बाद, उन्होंने दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाई और उस एफआईआर में बहुत सीधे तौर पर ये लिखा गया कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इल्लीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया गया। तो यहाँ 2 तरह की बातें होगी। बातें सर 2 तरह की हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ माना गया कि मैं कहीं दोषी नहीं हूँ और मैं पूरी तरीके से सहयोग भी कर रहा हूँ, बावजूद उसके वहाँ पर जब शेखावत जी ने केस करवाया, एफआईआर कराई, तो यहाँ पर गहलोत साहब ने भी मानहानि का जो दावा है वो उनकी तरफ से वो किया गया है। तो उसको लेकर के वो भी वहाँ पर पहुँचे और आप भी पहुँचे और अभी भी लगातार ये जो पूछताछ है ये सिलसिला जारी है। तो क्या लगता है कितना और आगे बढ़ेगा और कब थमेगा ये सिलसिला? पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला लगता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा कि घटनाक्रम था 2020 का
इसमें एफआईआर दर्ज हुई 2021 में, और उसके बाद से लगातार जितनी बार भी क्राइम ब्रांच ने मुझे बुलाया, मैंने हर बार वहाँ व्यक्तिगत अपनी उपस्थिति दी, और अगर किसी वजह से नहीं जा पाया तो मैंने लिखित में अपना जवाब भेजा। मुझे अभी तक 9 बार नोटिस दिए जा चुके हैं। 9 में से मैं 5 बार वहाँ व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका हूँ, और जो भी मुझसे सवालात किए गए, मुझे 8-8, 10-10 घंटे तक बैठ के मेरे से इंटरोगेशन किया गया, मैंने उनके जवाब दिए। तो मैं दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा हूँ। जब जब भी मुझसे सहयोग की आवश्यकता होती है, मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। लेकिन जो टाइमिंग है, देखिए अभी जो लेटेस्ट नोटिस आया मेरे पास में, वो एक बड़ा अजीब सा टाइमिंग था। जिस दिन राजस्थान में चुनाव की घोषणा हुई, 12:30 बजे इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और उस दिन आचार संहिता इस प्रदेश में लगी। लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में मुझे नोटिस सर्व कर दिया गया, नोटिस भेज दिया गया। लास्ट जो मेरी इंटरोगेशन हुई थी वो 20 मार्च को हुई थी। तो पिछले 6 महीने में क्या दिल्ली पुलिस को एक बार भी याद नहीं आया कि हमें इन्हें दोबारा बुलाना चाहिए किसी पूछताछ के लिए? जिस दिन प्रदेश में आचार संहिता लगती है, उसी दिन क्यों मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है? सर, इस बात को लेकर के भी मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से ईडी जो है अभी बहुत एक्टिव है, सब जगह जा रही है, और आप ही की तरफ से जब रंधावा जी प्रभारी यहाँ पर आए थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा, तो उन्होंने कहा था कि हम ईडी का खुले तौर पे स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसमें कोई भी इस तरह का है नहीं कि आपके सामने आ जाए तो हम खुले रूप से स्वागत कर रहे हैं। और आज एक बार फिर ईडी जो है वो है, जयपुर में भी है, डूंगरपुर में भी है। तो क्या लगता है आपको, ये जो ईडी है जो बार बार आ रही है, उसका आपकी पार्टी की जो छवि है वो उस पर कितना प्रभावित होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दबाव की राजनीति करती है। इस प्रदेश में उनके पास कोई मुद्दे नहीं है जिन्हें लेकर वो आम जनता तक पहुंचे, जनता के बीच में जाए और उनसे मत के लिए अपील करे। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहती है, और इसीलिए केंद्रीय एजेंसीज़ को वो अपना हथियार बनाती हैं। और इसी के तहत आप देख रहे हैं कि जगह जगह बार बार ईडी का आना, सीबीआई का आना। हमारे मुख्यमंत्री जी तो खुद कह चुके हैं कि वो स्वागत करते हैं, ईडी आए, सीबीआई, कोई भी आए, कोई भी जांच एजेंसी इस प्रदेश में आए, सभी का स्वागत है। लेकिन आने के बाद जो सही तथ्य हैं उन पर देखें, उन पर जांच की जाए। सिर्फ दबाव बनाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, उनके लिए इन एजेंसीज़ का दुरुपयोग अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। सर, चुनाव लड़ने का भी आपका जो है, जो चर्चाएं जो हैं बेहद गर्म है कि बीकानेर से आप चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी नाम हो रहा है, और साथ ही साथ जो बीडी कल्ला जी हैं वो भी वहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। तो क्या लगता है आपको कि आप वहाँ से, या फिर एक भीलवाड़ा का नाम भी सामने आ रहा है, तो थोड़ा सा आप ही क्लियर करें। देखिए, मैंने कई बार ये कहा कि जो भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में होता है, हर उस व्यक्ति की ये मंशा होती है कि उसे जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। वही मंशा मेरी भी है, वही अभिलाषा मेरी भी है कि मुझे इस प्रदेश में जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन अब ये तय हमारी पार्टी को, आलाकमान को और मुख्यमंत्री जी को करना है कि कहाँ से वो मुझे ये अवसर प्रदान करेंगे। रही बात बीकानेर की, तो मैं बहुत बार बीकानेर गया हूँ, और मैंने कई बार ये कहा कि बीकानेर की गलियाँ मुझे भा गई हैं, पसंद आ गई हैं। वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, इस तरीके से वो स्वागत करते हैं, अपनापन दर्शाते हैं, और इतने लंबे समय से जो मेरा आना जाना रहा है, तो एक बॉन्ड बन गया है सभी के साथ, और हर व्यक्ति वहाँ का ये चाहता है कि मैं वहाँ आऊँ। तो इसलिए मैं बार बार बीकानेर जाता हूँ, मुझे वहाँ के लोग बुलाते हैं। जहाँ तक बात है बीडी कल्ला जी की, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जिनको राजनीति करते हुए लगभग 40 वर्ष के आसपास हो गए हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ स्थापित नेता हूँ, मेरे अलावा यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो इतने मजबूत हैं और सिर्फ अकेले वो ही हैं जो वहाँ चुनाव जीत सकते हैं। मैंने एक बार उनकी इस बात का जवाब दिया था जब उन्होंने ये कहा कि कोई नौजवान यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैंने बड़े ही नम्र शब्दों में उन्हें कहा कि आप मार्गदर्शक बनिए, मैं युवा हूँ, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, आप आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो अब ये तो उन्हें तय करना है कि वो आने वाली पीढ़ी को या नौजवानों को वहाँ से आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को अब ये सोचना होगा कि हमें देश में, प्रदेश में नए लोगों को आगे लाने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो मैं भी उसी कड़ी में शामिल हूँ और ये प्रयास ज़रूर करूँगा कि हमारी पार्टी के माध्यम से अब ये जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो।
सर, आपने नौजवानों और युवाओं की बात करी है, तो युवाओं की से संबंधित एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि पेपर लीक को लेकर के यहाँ पर बार बार कांग्रेस सरकार को घेरा जा रहा है और आज भी यहाँ जयपुर में सुबह से यहाँ पर ईडी की कार्रवाई जारी है और इसमें यही कहा जा रहा है कि पेपर लीक के समय में जो कुछ भी यहाँ पे पैसा का जो भी लेन देन जो भी हुआ था वो कांग्रेस है, सीधी तौर पर कांग्रेस को ही निशाने पर लिया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सभी इस बात को जानते हैं कि किसी भी प्रदेश में, ज़रूरी नहीं राजस्थान हो, देश के किसी भी राज्य में कोई घटना अगर होती है तो उस घटना के पीछे सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। घटनाएं किसी भी रूप में हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि घटना होने के बाद कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती है। घटनाएं कहीं भी होती हैं, अगर हमने त्वरित कार्रवाई नहीं की हुई होती तब ये आरोप सीधे तौर पर सरकार पर लगता कि सरकार की मंशा नहीं है, जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं या जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हमारी मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक था, लाजमी था। लेकिन हर व्यक्ति प्रदेश का जानता है कि जिस तरह से जो लोग आरोपी हैं उनके ऑफिसेज में, उनके घरों पे चाहे बुलडोजर चला के कार्रवाई की गई हो या उनको आगे के लिए प्रतिबंधित किया गया हो, ये तमाम कार्रवाई प्रदेश की सरकार ने ही तो की है और कांग्रेस की सरकार है। तो ये जो लोग विपक्ष के हैं, इस तरह के मुद्दे उछालते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये पूरे देश भर की समस्या है। मात्र राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुए हैं, पेपर लीक होने के बाद उस पर कार्रवाई होना और आरोपियों को कठोर से कठोर दंड देना, ये हमारी प्राथमिकता रही है और हमने उसको पूरी तरह से निभाया है। बाकी तो ये आरोप लगाते रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। राजनीति है, चाहे आरोप हो चाहे प्रत्यारोप हो। लोकेश जी, एक सवाल और आपसे कि आपको सेंट्रल वॉर रूम कमेटी का सदस्य बना दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ये जो सदस्य बनाया गया है, ये क्या ये सदस्य, ये जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, जिम्मेदारी इसलिए दी गई है कि आपको चुनाव से थोड़ा सा दूर कर दिया जाए या फिर क्या, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि चुनाव से दूर करने की कोई बात हो सकती है। सेंट्रल वॉर रूम का को चेयरमैन बनाना ये मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि जिस प्रदेश में चुनाव हों और उस प्रदेश में एक वॉर रूम जो पूरे तरीके से चुनावों को देखेगा, चुनावों की गतिविधियों को देखेगा और वहाँ से मॉनिटर करेगा कौन लोग किस तरह के काम कर रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको सीधे तौर पर कनेक्ट करके चुनाव की रणनीति को उनके बारे में समझाना, वो सारा काम इस सेंट्रल वॉर रूम का रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम उस काम को बखूबी अंजाम देंगे और उस सब को करने में मुझे काफ़ी उत्साह भी है। मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं प्रदेश के हर कोने में बैठे हुए कांग्रेस वर्कर से सीधा संपर्क स्थापित कर पाऊंगा। इस जिम्मेदारी के साथ साथ आप चुनाव के लिए भी तैयार हैं? चुनाव के लिए इसी तरह से तैयार हूं, जहां से भी आला कमान, हमारा संगठन और मुख्यमंत्री जी मुझे आदेश करेंगे या जहां से भी उचित समझेंगे, मैं वहां से चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को पूरी तरह से तैयार हूँ। ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो काफ़ी जोर पकड़ रहा है, क्योंकि ये जो मुद्दा है आप ही की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से हालांकि शुरुआत की गई थी, लेकिन जब कांग्रेस कोई भी सरकार आती है तो उस योजना को बंद कर देती है। सिर्फ एक हम ही हैं जो इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। 13 जिले जो है वो लाभान्वित होंगे। तो फिलहाल 16 अक्टूबर को ये जो यात्रा निकाली जाएगी उसको लेकर के क्या किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, पूर्वी राजस्थान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है ईआरसीपी, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2 बार राजस्थान में जब आए तो उन्होंने इसकी बात कही और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना था। हमारी मांग लगातार यही रही कि प्रधानमंत्री जी, आप 2 बार राजस्थान आए, दोनों बार आपने इस परियोजना के बारे में बात की, लेकिन इसे राष्ट्रीय परियोजना आज तक घोषित नहीं किया। ये पूर्वी राजस्थान वासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तो इसलिए कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के हर जिले में पहुंचकर ईआरसीपी के ऊपर जगह जगह सभाएं करेगी। 16 अक्टूबर से हमारी ये जो जनसभाएं हैं वो शुरू हो रही हैं। पहली सभा हम 12 में करेंगे, उसके बाद अलग अलग जगह के हमारे ये कार्यक्रम हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान के 13 जिले जो सीधे तौर पर इस परियोजना से जुड़े हुए हैं या जो उनसे इफेक्टेड होते हैं, उन जगह पर पहुंचकर कांग्रेस का वर्कर ये बताएगा कि ईआरसीपी जैसे मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों का या प्रदेशवासियों का साथ नहीं दिया और अपनी बात से मुकर गए।
अब हम बात करते हैं गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, योजनाओं का जो लाभ है वो यहाँ जनता को मिल रहा है और बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए हैं। तो क्या लगता है कि अब ये जो चुनाव हो रहे हैं ये खाली हम सिर्फ और सिर्फ इन योजनाओं के दम पर हम जीतेंगे, या किस तरह से आप देखते हैं इन चुनावों को लेकर और योजनाओं का क्या प्रभाव? राजस्थान इस प्रदेश में एकमात्र राज्य है जहां सामाजिक सुरक्षा की इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से ही जो गरीब व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, वो ये महसूस करता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है जो हमारे साथ खड़ी है, हमारे सहयोग के लिए खड़ी है। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनहित की जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं वो हमारी यूएसपी है। उन्हीं के दम पर हम इस प्रदेश में चुनावों में उतर रहे हैं और हर व्यक्ति को, क्योंकि कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसके लिए सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाओं को लागू नहीं किया हो। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में दो क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, शिक्षा और चिकित्सा। दोनों को पूरी तरह से उस बारे में चिंता करने के लिए आम व्यक्ति को मुक्त कर दिया, पूरी तरह से निःशुल्क कर दी गई शिक्षा भी और चिकित्सा भी। तो जो व्यक्ति 24 घंटे अपने प्रदेशवासियों के बारे में सोचता हो, जो आम जनता के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत रहता हो और जिन्होंने ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि आप किसी भी घर में चले जाइए, कोई ना कोई किसी ना किसी योजना का लाभार्थी ज़रूर होगा। हमने पिछले महीनों में अप्रैल से यहाँ जो राहत शिविर लगाए थे, उनसे लगभग प्रदेश के देखेंगे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जिनको कि गारंटी कार्ड वितरित किए गए। 10 गारंटी देकर हमने ये बात कही कि राहत आपको गारंटी के साथ दी जाएगी। क्या इस देश में कोई राज्य ऐसा है जो गारंटी से राहत देने की बात करता हो? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान और प्रदेश के मुख्यमंत्री बात करते हैं कि आपको इस प्रदेश में हम राहत देंगे, वो भी गारंटी के साथ राहत देंगे। तो जहां इतनी अच्छी योजनाएं चल रही हों, हर व्यक्ति कांग्रेस का उत्साहित है, गांव-गांव तक पहुंच रहा है, ढानी तक पहुंच रहा है और इन योजनाओं के बलबूते पर आम जनता को बता रहा है कि प्रदेश की सरकार ने जनहित के लिए कितने काम किए हैं। निश्चित तौर पर मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस अपनी बहुत अच्छे तरीके से वापसी करेगी। तो ये मौजूद हैं हमारे साथ में ओएसडी लोकेश शर्मा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर ईडी इनसे सवाल जवाब करती है, इन्हें बार बार दिल्ली बुलाया जाता है, तो ये पूर्ण रूप से पहले भी वहाँ पर सहयोग करते थे और अभी भी ये सहयोग कर रहे हैं। और क्योंकि ये कहते हैं कि जब निर्दोष होते हैं तो निर्दोष बिल्कुल सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसकी इन्हें चिंता नहीं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इनके चुनावी दौर की, तो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल ये तैयार हैं। जैसा कि आला कमान इनको फैसला सुनाती है उसके हिसाब से ये बिल्कुल चुनाव के लिए तत्पर है। तो वीडियो जर्नलिस्ट विपिन शर्मा के साथ में मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।